हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक के टॉपिक को डिस्कस कर लिया। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? अब ऑलरेडी आपने कई बार ये डायपोल वर्ड सुना होगा। डायपोल मतलब दो पोल। यहाँ पे फिजिक्स में डायपोल का मतलब होता है दो डिफरेंट चार्जेस। एक साइड होगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरे साइड होगा नेगेटिव चार्ज। डायपोल हम लोग सिर्फ तभी उसे बोल सकते हैं जब आपका मैग्नीट्यूड होना चाहिए सेम और आपके चार्जेस होने चाहिए डिफरेंट। यानी कि अगर आपने एक साइड लिया 2Q और दूसरा साइड भी लिया 2Q, पर आपका एक साइड वाला 2Q पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा साइड वाला 2Q नेगेटिव होना चाहिए, तभी हम लोग उसे डायपोल कहेंगे। और यहाँ पे इसे डायपोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखो एक डायपोल का डायग्राम बनाया, जहाँ पे एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है। कंडीशन अप्लाइड यही है कि आपका एक पार्ट मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दूसरा उनके चार्जेस डिफरेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो सेंटर में आता है ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। बराबर यहाँ से इस डायपोल का एक डिस्टेंस तय होता है। उस डिस्टेंस को मैं यहाँ पे शो करता हूँ, वो होता है ए, और यहाँ से भी इसका डिस्टेंस होता है ए। यानी दोनों जगह से इसका जो वैल्यू होता है ए और ए ही आता है। और उस सेंटर लाइन को बांटने वाली को कहते हैं हम लोग इक्वेटोरियल लाइन। इसने बराबर एग्जैक्ट सेंटर से इन दोनों डायपोल के डिस्टेंस को बांट दिया है, जिस वजह से दोनों साइड में आपको बराबर ए मिल रहा है। अब ये डायपोल मतलब क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वो बताता है जब तक किसी डायपोल के अंदर में स्पेस या जगह नहीं होगी तब तक वहां पे वो इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होगा। मतलब अगर ये प्लेस आपने वैकेंट कर दी, इनके बीच में कोई गैप नहीं रही, मतलब वहां पे आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलने वाली। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का एक डेफिनेशन भी होता है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इट इज द प्रोडक्ट। ये क्या है? एक प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस एंड द एनी ऑफ चार्ज। अब एनी ऑफ चार्ज ये वर्ड इसलिए लिया गया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है कि आपका जो चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए सेम। और यहाँ पे हम लोगों को कोई भी एक चार्ज लोगे तो मैग्नीट्यूड कोई भी चार्ज का सेम ही रहने वाला है। इसलिए किसी भी मैग्नीट्यूड को अब ले लो, उनका पूरा डिस्टेंस पॉजिटिव से नेगेटिव का वो हो जाएगा 2a, और 2a इंटू क्यू, इसका आंसर मिल जाएगा आपको P का। अब ये P मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। उस हिसाब से इसके फॉर्मूले के आधार पर इसका एक यूनिट बनेगा। उस यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे? कूलम मीटर। तो यहाँ पे याद रखना, ये कूलम मीटर यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ये एक प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये एक डायरेक्शन, यानी कि अब आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि कभी भी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की दिशा। क्या होगी? हमेशा याद रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव। और ये डायरेक्शन कंफर्म होने की वजह से ये डायरेक्शन शो करता है और इसीलिए इसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो अब हम लोग इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अपन ने डायपोल ले लिया, डायपोल को एक एक्सिस पे रखा है और उस एक्सिस से सर्टेन डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज रखा है। और उस टेस्ट चार्ज की दूरी अगर हम लोग किसी भी, अभी यहाँ पे देखो दो डायपोल है, डायपोल मतलब दो सोर्स चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर आपने ये जो टेस्ट चार्ज रखा है, इस टेस्ट चार्ज को किसी भी एक डिस्टेंस से दे दिया मैंने, नेगेटिव से या पॉजिटिव से, तो ये क्या हो जाएगी? बाकी सबके साथ जाती हो जाएगी। जाती इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही बड़ा है। अगर आपने डिस्टेंस यहां से दिखाया तो ये रोते बैठेगा। इस वजह से हम लोग किसी भी डायपोल के डिस्टेंस से इसका डिस्टेंस नहीं रख सकते। इसलिए इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया है? सोल्यूशन ये है कि आपको यहाँ पे डिस्टेंस लेना है इसके इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट से, जो कि होगा x। अब अगर आप इसे बांटते हो तो बराबर इक्वली बराबर दोनों को इसमें आएगा। अगर आपने नेगेटिव चार्ज के लिए डिस्टेंस लिया तो वो बनेगा x माइनस ए, अगर आपने पॉजिटिव चार्ज के लिए डिस्टेंस लिया तो वो बनेगा x प्लस ए। और इस तरह से दोनों को सेपरेटली डिस्टेंस मिल गया। आपने क्या निकाल लिया? दोनों से दूरी तय करके निकाल लिया कि इस टेस्ट चार्ज से दोनों सोर्स चार्ज की दूरी कितनी है। अब आकर क्या करेंगे? दोनों के अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि आपके पास सोर्स चार्ज दो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी दो। तो हमारी पहली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? E पॉजिटिव के लिए ले रहा हूं मैं तो KQ/R²। यहाँ R की वैल्यू क्या है? तो x प्लस ए का होल स्क्वायर। याद रखना, होल स्क्वायर, कभी गलती से भी x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मत लिख देना, ये x प्लस ए का होल स्क्वायर है। दूसरा अगर हम लोग चार्ज लेते हैं तो वो होगा नेगेटिव सोर्स चार्ज। नेगेटिव सोर्स चार्ज लिखते समय याद रखना है कि आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव है, इसलिए उसके लिए हम लोग नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं। और एज इट इज बाकी का KQ/ फिर से वही x माइनस ए का होल स्क्वायर जैसा का वैसा लिखना है। इस तरह से जब हम लोग गए तो हमारे पास ऑलरेडी एक सिस्टम बन चुका है दो चार्जेस का। जब भी आपका कोई सिस्टम बनता है और वो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर अट्रैक्ट, रिपल या फोर्सेस अप्लाई करता है, तो उस समय उस सिस्टम को हम लोग सॉल्व करने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, जो कि होगा E नेट इक्वल्स टू E1 प्लस E2। E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? KQ/x प्लस ए का होल स्क्वायर। E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस KQ/x माइनस ए का होल स्क्वायर।
माइनस साइन कहां से आया है, क्योंकि हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज लिया है। अब यहां पे कॉमन क्या दिख रहा है, तो के क्यू को बाहर ले लो, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर। और इस तरह से अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट उसके इक्वेशन की तरफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे इसको के क्यू को बाहर लिया तो इसका एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम जब करते हो तो आपको ध्यान देना है कि ये नीचे वाला पार्ट जो है x प्लस ए और x माइनस ए बन रहा है, इनका अगर प्रोडक्ट करते हो तो आपको मिलेगा एक फॉर्मूला x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। पर दिक्कत की बात क्या है कि यहाँ पे आपको एक होल स्क्वायर दिया हुआ है, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ले रहा हूँ और वहां पे ए स्क्वायर का स्क्वायर ले रहा हूँ। फिर हम लोगों ने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आपके ऊपर पोजीशन में क्या चलेगा x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस x प्लस ए का होल स्क्वायर। जब आप a प्लस बी और a माइनस बी को ओपन करते हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान देने की बात यह है कि जो मैंने साइड में माइनस माइनस लगा के रखा है वो माइनस इसलिए लगाया क्योंकि आप देख लो इस ब्रैकेट के बाहर ऑलरेडी माइनस साइन है, उसमें मैंने एक स्टेप को थोड़ा सा रिड्यूस करके उस माइनस साइन को इसी स्टेप में लगा दिया सब लोगों के ऊपर। इस वजह से यहाँ पे सभी के सभी आपको जो है माइनस साइन दिख रही है। अब नीचे वाले पार्ट में अगर आएंगे तो आपको वहां पे x रेस्ट टू पावर 4 और a रेस्ट टू पावर 4 मिल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखिए कुछ चीजें कट हो रही है, जैसे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो रहा है, a स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो रहा है, तो आप उसे कट कर लीजिए। कट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है हमारे पास -2ax और -2ax, इसका एडिशन करने के बाद मिलेगा आपको 4ax। माइनस साइन भूलिएगा मत, माइनस साइन एज इट इज जैसा का वैसा लगाना है। तो अगले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, देखो a रेस्ट टू पावर 4 इसे मैंने हटा दिया। a रेस्ट टू पावर 4 हटाने के पीछे का एक ही मेन रीजन है कि आपका जो डायपोल का डिस्टेंस है उस सोर्स चार्ज के लिए, यानी कि a का डिस्टेंस वो बहुत ही ज्यादा कम है आपके टेस्ट चार्ज के डिस्टेंस से, और इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि a रेस्ट टू पावर 4 को नेग्लिजिबल मान के हटा दिया। रीजन मैंने आपको साइड में दे दिया है, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं, बट मैंने आपको बता दिया है कि a का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू x के डिस्टेंस से। नेक्स्ट स्टेप में जब जाओगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि -2 को मैंने -2k को ब्रैकेट के बाहर ले लिया और ब्रैकेट में 2aq। अब ये 2aq मैंने इसके पहले ही आपको डिस्कस करके बता दिया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, तो आपको 2aq की जगह क्या लेना है, p लेना है। और अब आपको एंड जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलेगा क्या, -2kp बाय एक्स क्यूब। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लिया जब आपका डायपोल आपने एक एक्सिस पे रखा है और उस एक्सिस पे ही आपका किसी डिस्टेंस पे अगर आपका टेस्ट चार्ज है तो। याद रखना इसे हम लोग 1D कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ कोई भी एक एक्सिस का ही यूज किया है, क्योंकि जिस जगह पे आपका डायपोल है उसी डिस्टेंस से सर्टेन दूरी पे आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अगर आपने एक्सिस चेंज कर दिया तो उसके लिए हम लोग 2D के पार्ट में जाएंगे और जो इसका सेकंड एप्लीकेशन है। तो चलिए अब हम लोग लेटर ऑन देखते हैं इसका सेकंड एप्लीकेशन जो कि है इलेक्ट्रिक डायपोल, और उसे हम लोग कहाँ रखेंगे, ऑन इक्वेटोरियल प्लेन पे। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल में जब आपने एक अपना टेस्ट चार्ज जो है 2D के लिए यूज किया, यानी मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वेटोरियल प्लेन पे, यानी आपका y एक्सिस पे आपने इस बार क्या किया है, आपके टेस्ट चार्ज को रखा है। और जब आप y एक्सिस पे टेस्ट चार्ज रख रहे हो तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना, इक्वेटोरियल वर्ड। इक्वेटोरियल मतलब एग्जैक्ट सेंटर से वो लाइन गई है और जिस वजह से पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज से दोनों से ही उसका टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा। सेम रहने के कारण होगा क्या कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव ये क्या करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा जिसको मैंने ई पॉजिटिव से शो किया है, और उसी जगह नेगेटिव सोर्स चार्ज क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, यानी कि एक प्रकार से अट्रैक्टिव फोर्स होगा जिसे मैंने ई नेगेटिव के थ्रू शो किया है। अब प्रॉब्लम ये है, मैंने आपको पहले ही दिन ये बताया था जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जब कभी वेक्टर क्वांटिटी इंक्लाइन पोजीशन पे होता है तो हम लोग उसे सॉल्व नहीं कर सकते, और उसे सॉल्व करने के लिए आपके उसके रिजल्टेंट दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो हमें इसे इसके दो रिजल्टेंट कंपोनेंट में बांटना पड़ेगा। अब ये ऊपर की दिशा में जा रहा है तो इसके दो रिजल्टेंट कंपोनेंट में एक बनेगा ऊपर, एक बनेगा नीचे। अब मैंने यहाँ पे नाम इसलिए नहीं दिया कि साइन कॉस कहाँ है, तो याद ये रखना है कि कॉस यानी वहां लगेगा जहां पे थीटा लगेगा। अब मैंने एंगल दिया थीटा यहाँ का। अब पूछने वाली बात ये आती है कि यहाँ पे थीटा कैसे बना, तो मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। यहाँ पे अगर आपने ये एक छोटा सा ट्रायंगल अगर आप अज्यूम करते हो तो उसमें ये है एक थीटा, ये है आपका 90, तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा। अब सेम जैसा यहाँ पे ये 90 माइनस थीटा बना है वैसे ही ये भी 90 माइनस थीटा बनेगा क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है।
ये 90 माइनस थीटा बना, तो अगर मैंने ऊपर का ये ट्रायंगल पकड़ा तो यहाँ पे ये पूरा जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का होता है। तो फिर 90 माइनस थीटा में से 90 हट गया तो यहाँ का एंगल कितना आ गया, थीटा। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको एंगल थीटा ही मिलता है। दूसरा और कोई ज्योमेट्री का प्लीज अप्लाई मत करना, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको पैरेलल लाइंस नहीं मिलेगी और ना ही कुछ और दूसरा तरीका मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया है कि थीटा कैसे है। अब इस जगह पे थीटा है, मतलब उसी जगह पे आपको कॉस थीटा लगाना है। तो यहाँ पे मैंने कॉस थीटा लगा दिया। अब इसके जगह पे आपको थीटा नहीं मिल रहा है, मतलब वहां पे साइन थीटा लगाना है, और मैंने साइन थीटा लगा दिया। सेम प्रोसीजर आपको करनी है नेगेटिव चार्ज के लिए, मतलब इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हो गया साइन, एक हो गया कॉस। अब वही जगह पे आपको कॉस लगाना है। आप देखने वाली बात ये होती है कि अगर रस्सी को देखो और ताकत लगाने वाले दोनों के दोनों सेम रहे, यानी इधर से ताकत लगाने वाला भी सेम, इधर से ताकत लगाने वाला भी सेम, तो रस्सी ना इधर हिलेगी ना इधर जाएगी। सेम हो रहा है यहाँ पे, ये ई नेगेटिव साइन थीटा वाला और ये पॉजिटिव साइन थीटा वाला दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, जिस वजह से वो चार्ज ना ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेंगे, और इस वजह से ये कंपोनेंट हम लोग नहीं लिखने वाले। तो हम लोग कौन सा कंपोनेंट लिखेंगे? तो हम लोग वो कंपोनेंट लिखेंगे जो एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है, और वो है कॉस थीटा वाला पार्ट। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि दोनों कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में है, और इसलिए यही आपका अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बनने का कारण बनेगा। तो इसलिए उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ई नेट इक्वल्स टू E1 प्लस E2, जहां पे मैं लिख रहा हूं ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आपके दोनों चार्जेस ऑलमोस्ट सेम है। तो ये हो गए दो ई कॉस थीटा को मैंने 2E कॉस थीटा लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपको ई का फॉर्मूला लिखना है। ई का फॉर्मूला क्या होता है? ई का फॉर्मूला होता है KQ/R²। आर को हम लोगों ने क्या लिखा है? यहाँ पे देखो दोनों के दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो आपका यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू इसको लिया है, अपोजिट को, एडजेसेंट को दिया है आपका a, तो आपका पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से वैल्यू क्या हो जाएगी? √(a²x² प्लस ax)। a² प्लस x² लिखो या x² प्लस a², लिखो, दोनों ही एक ही हो गए। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे रूट ना लगाने के पीछे का कारण याद रखना, यहाँ पे स्क्वायर है, जिस वजह से यहाँ पे रूट नहीं लगेगा, और डायरेक्टली आप x² प्लस a² लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट आपका आता है तकलीफ वाला प्रॉब्लम, कॉस थीटा। इस कॉस थीटा का क्या करें? इस कॉस थीटा के लिए भी एक सोल्यूशन दिया है। सोल्यूशन ये है कि आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम करना है। राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू लेना है। कॉस थीटा मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट की वैल्यू कौन सी हो गई? ये, क्योंकि यहाँ पे ही आपको एंगल दिख रहे हैं, मतलब ये हो गई एडजेसेंट। हाइपोटेनस कौन सी हो गई? ये लाइन इंक्लाइंड, और इस वजह से आप कॉस थीटा को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हो? a/√x² प्लस a²। तो अब हम लोग नेक्स्ट इसके अगले पॉइंट पे आते हैं और स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। चलो अभी हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट्स पे आते हैं, यानी नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या दिख रहा है कि ऊपर में मैंने क्या किया, K लिखा है एज इट इज। K मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ब्रैकेट के अंदर में क्या रख दिया है 2AQ, और ऊपर में आ गया, नीचे में आ गया x² प्लस a², ब्रैकेट के बाहर रेस्ट टू पावर 3/2। अब ये रेस्ट टू पावर 3/2 कहां से आया? तो रेस्ट टू पावर 3/2 लाने के लिए मैं आपको रीजन बताता हूं। x² प्लस a² आपने लिखा था, जिसे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं a⁻m। अब यहाँ पे अंदर में फिर से आपके पास है x² प्लस a², पर इसके पावर रेस्ट टू पावर में 1/2, इसके पावर रेस्ट टू पावर में 1 है, ऐसा मान लो। इसके पास रेस्ट टू पावर 1/2 है। अगर आपने इसको 1 ले लिया इंटू a⁻1/2 ले लिया, बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a⁻1 प्लस 1/2। तो आपके पास 1 प्लस 1/2 का क्या बचेगा? a⁻3/2। और इसी वजह से मैंने यहाँ पे इस 3/2 को लिखा है, बाकी और कोई इसके पीछे रीजन नहीं है। तो आपको, मुझे लगता है आप समझ गया होगा कि किस तरह से मैंने a² प्लस x² प्लस a² रेस्ट टू पावर 3/2 लिखा है। अब नेक्स्ट लाइन में आपको दिख रहा है कि मैंने a² को हटा दिया है। अब a² को हटाने के पीछे का रीजन क्या है कि वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि x की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू a से, इसलिए आपका डिनोमिनेटर वाला a हट गया। ऊपर वाला a क्यों नहीं हटा, ये मैंने पिछली बार नहीं बताया था, पर अभी आपको एक बार किसी ने अगर सोचा होगा कि सर ने नीचे वाला ये हटाया, ऊपर वाला a को रख दिया, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि एडिशन या सब्सट्रैक्शन में से बहुत छोटी वैल्यू को अगर आप हटाते हो तो उससे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 10 प्लस 0.0001 लिया, तो वो 0.001 ऐड करके आपका 10 के 11 नहीं बनने वाला, वो 10 ही अज्यूम किया जाएगा। उसी तरह से अगर आपने मल्टीप्लाई में यही खेल किया तो प्रॉब्लम क्या होती है? 0.001 इंटू 10 किया तो वहां पे 10 की वैल्यू में प्रॉब्लम आता है, और इसी वजह से ऊपर के मल्टीप्लिकेशन के a को रखा गया और नीचे के एडिशन या सब्सट्रैक्शन के a को हटा दिया गया। अब यहाँ पे आपका a हट गया है।
ऊपर ब्रैकेट में आपको 2a इंटू क्यू दिख रहा है, जिसका मतलब फिर से पिछली बार ही लिए बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। तो अब इस 2a क्यू की जगह पे आपका P आ गया और आपका अल्टीमेट एंड लास्ट फॉर्मूला क्या बना, E इक्वल्स टू KP बाय एक्स क्यूब। मुझे लगता है मैंने आपको जो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में आज बताया है और उसके 2 एप्लीकेशन बताया है वो आपको अच्छे समझ गए होंगे। ये एप्लीकेशन बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि इसी तरीके के एप्लीकेशंस को हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इसमें पढ़ना है, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आता है। तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ये टॉपिक अभी अच्छे से समझ लिया। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।